डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके सामने नया टॉपिक है डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 10th सोशल साइंस में आपका टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे किस तरह से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो भारत में शासन कर रही थी, उनके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। सरकार के नीतियों से जनता त्रस्त थी। किस तरह से महंगाई बढ़ रही थी, भुखमरी मर रही थी, लोग बेरोज़गार हो रहे थे, उनका शोषण हो रहा था। बहुत सारी समस्याएं देश में व्याप्त थी। सरकार के अत्याचारों से त्रस्त होकर के नेतृत्वकारियों ने जनता का सहयोग लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तो इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने किस तरह से इसको क्रियान्वित किया, कैसे आगे बढ़ाया, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के पीछे गांधी जी की क्या उद्देश्य थे, क्या मंशा थी और किस तरह से उन्होंने आंदोलन चलाया। डियर स्टूडेंट, 8 अगस्त 1942 को डेट इसको लर्न रखेंगे। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई यानी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। देखें अधिवेशन क्या होता है, जब किसी मुद्दे को लेकर के किसी बड़े समूह या संगठन के द्वारा जब कोई चर्चा पर चर्चा कई दिनों तक चलती है, किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी पार्टी या संगठन का लंबे समय तक जब कोई चर्चा पर चर्चा होती है, मंथन होता है वैचारिक, और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम को, ऐसे जो संगठन का जो कार्यक्रम चलता है, इसी को क्या नाम दिया जाता है, अधिवेशन, जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है और उसमें किसी निश्चित उद्देश्य, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घोषणाएं की जाती हैं, वैचारिक मंथन किया जाता है, सहमति बनती है। तो इस तरह से इस अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। तो 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जो वहाँ का प्लेस है, ग्वालियर टैंक मैदान प्लेस है, में अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। डियर स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पे दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो किस जगह पे, मुंबई में, कहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ था, मुंबई में। और दूसरा एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और बोर्ड एग्जाम में आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब और कहाँ पास हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से इसको लर्न रखेंगे। वैकल्पिक क्वेश्चन के लिए जब जब आप वीडियो में जहाँ पे भी आपको लगेगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपको बीच बीच में बताते चलेंगे। आप लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखेंगे ही, प्लस जहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट बताया जाए उसको कहीं जहाँ शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं वहाँ नोट कर लिया करें। जैसे यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों प्रश्नों को आप अतिरिक्त दूसरे जगह पे कहीं नोट कर लेंगे। एक कॉपी बनाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट की, और उसमें आप वहाँ पे नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या निकल कर आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में, कहाँ पे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। तो यहाँ पे स्पष्ट एकदम है, 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन किया जाए, इसका प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया था। कहाँ पे, मुंबई में, कांग्रेस मुंबई अधिवेशन में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस आंदोलन की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया था। अब यहाँ पे भी एक आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो या मरो का जो नारा था, जो विचार था, ये नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। जहाँ जहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें लगे आप अतिरिक्त जो है अपने नोट्स में इस तरह से नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी थी।
तो गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दे करके और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि भारत छोड़कर चले जाएं, क्योंकि गांधी जी मतलब इस आंदोलन के पीछे चूँकि लगातार ब्रिटिश सरकार के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा दमित महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे थे। लोगों को रोज़गार नहीं था, लोगों के ऊपर कर बढ़ाया जाता रहा, लोगों को जब भी कहीं कोई आवाज़ उठाता था उनका दमन कर दिया जाता था। अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों से जनता त्रस्त थी, बहुत सारे कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे। ऐसे में बेरोज़गारी के बढ़ जाने के कारण, मजदूरों को कोई कार्य न मिलने के कारण भुखमरी अलग से लोगों के अंदर बढ़ रही थी, तो विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत सारी सरकार की ऐसी नीतियाँ थी जिससे जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त थी। तो ऐसे परिस्थितियों में गांधी जी ने पूरे देश में लोगों को आह्वान किया, लोगों को एक मंच पे लाया। छोटे छोटे जो मुद्दे पे लेकर के लोग अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, उसको गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया, एक मंच प्रदान किया कि आप अपने अपने मुद्दे को लेकर के ना लड़ें, सब लोग एकजुट हो जाएं और एक साथ आंदोलन किया जाए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने जो है क्षेत्रीय आंदोलन को या सभी आंदोलनों को मिला करके उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन का रूप प्रदान किया। तो ये वास्तविक है, सत्य है। जब विवेचनात्मक क्वेश्चन आप करते हैं कि क्या गांधी जी ने सभी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का रूप प्रदान किया, था आप बताएंगे जैसे किसानों के अपने मुद्दे थे, उनकी अपनी समस्याएं थी, मजदूरों की अपनी समस्याएं थी, विविध वर्गों की अपनी अपनी समस्याएं थी। सभी को उन्होंने एक साथ एक मंच पे ला करके, यानी सबों को एकजुट करके, और उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया, नेतृत्व अपने हाथ में लिया। तो इस तरह से गांधी जी ने इन आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिला दिया। तो यहाँ पे जो है आप स्पष्ट रूप से क्या निकल करके आ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने जब सभी को एक मंच पे ला दिया, सब लोगों को एकजुट कर लिया, तो ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने क्या दिया, चेतावनी दिया कि अगर आप नहीं जाओगे तो हम लोग एकजुट हो गए और आपको यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि जनता अब एकजुट हो गई है, जनता जागरूक हो चुकी है। और ऐसे ब्रिटिश हुकूमत जो अत्याचारी शासन व्यवस्था है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे सब लोग मिल करके। और इस तरह से चेतावनी देते हुए उन्होंने आंदोलन को प्रारंभ किया। 8 अगस्त की रात्रि में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास होते ही आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो इस तरह से 8 अगस्त की रात्रि में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास हो गया। इस आंदोलन के प्रस्ताव के पास होते ही पूरे देश में आंदोलन की शुरुआत हो गई। लोग एकजुट होकर के आंदोलन में प्रतिभाग करने लगे। उनको लगा कि अब देश को बचाने के लिए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के अब अंग्रेज़ों को बाहर भगाना है। तो इस तरह से 8 अगस्त की रात जैसे ही पास हुआ, अगले दिन लोग जो है एकजुट होकर के हर जगह पे आंदोलन करना प्रारंभ किया। गांधी जी ने लोगों को आह्वान किया था कि आंदोलन कहीं पे भी हिंसक ना होने पाए, शांतिमय तरीके से आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी आंदोलन में सत्याग्रह के मार्ग पे चलते थे, सत्याग्रह के रास्ते पे चलते थे। जब जब उनको बीच बीच में लगा कि जहाँ पे भी आंदोलन हिंसक हो रहा है, यहाँ तक कि कई बार उन्होंने आंदोलन को स्थगित भी कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण, रौलट एक्ट होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा कांड के कारण उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो इस तरह से उनको जब जब लगा कि यह आंदोलन हिंसक हो रहा है, उसको वहीं पर रोकने का प्रयास किया, क्योंकि उनका रास्ता कैसा था, सत्याग्रह के रास्ते पे स्वयं को पीड़ा दे करके सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हुए आंदोलन को क्रियान्वित करना। वे चाहते थे कि पूरे भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जहाँ पे भी लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो उसका एक लोकतंत्री व्यवस्था होता है, उसका एक आधार होता है। हिंसक रास्ता किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जब भी आप अपनी बातों को सरकार के सम्मुख रखें, किसी व्यवस्था के सम्मुख रखें, किसी संस्था के सम्मुख रखें, तो वो हमेशा एक संस्थात्मक लोकतंत्री व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए, संवैधानिक नियमों के अनुकूल होना चाहिए। जब भी आपका रास्ता हिंसक होता है, गलत होता है, तो बहुत दूर तक वो रास्ता नहीं चलता, छोटा होता है, लोगों का सहयोग नहीं मिलता ऐसे में, और आप सफल नहीं होते हैं।
तो इसलिए गांधी जी ने जो रास्ता चुना था सत्याग्रह का, कि हम अहिंसक तरीके से आंदोलन करेंगे, और वास्तविक भी यही है कि सत्य के रास्ते पे चलते हुए अहिंसात्मक तरीके से जब कोई नागरिक हो, चाहे किसी देश का नागरिक हो, जब वो अपनी मांगों को रखता है किसी सरकार के सम्मुख, किसी संगठन के सम्मुख, तब वो क्या होता है, तार्किक रूप से सही माना जाता है। वो वैश्विक लेवल पे उस चीज़ को, उसकी मांग को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन जब भी वो हिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को मांगेगा, अपनी बातों को मनवाएगा, किसी संस्था या सरकार के सम्मुख रखेगा अगर हिंसक तरीके से, तब वो रास्ता गलत माना जाता है और ऐसी चीज़ों का समर्थन भी कम मिलता है। इसलिए गांधी जी ने भी लोगों को आह्वान किया था कि यह आंदोलन तो है लेकिन अहिंसात्मक तरीके से करेंगे, कहीं पे भी उपद्रव नहीं होगा, कहीं पे भी हिंसा नहीं होगी, शांतिमय रास्ता होगा, और सरकार से अपनी बातों को शांतिमय तरीके से उसके सम्मुख रखेंगे और उसे विवश कर देंगे भारत को छोड़कर चले जाने के लिए। इस तरह से 8 अगस्त की रात्रि को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते ही पूरे देश में आंदोलन की शुरुआत हो गई। आगे चल कर के ब्रिटिश सरकार ने भी तत्कालीन तत्काल प्रक्रिया करते हुए महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है, जैसे ही आंदोलन, चूँकि पूरे भारत के लिए था, आंदोलन बहुत व्यापक स्तर पे था, योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन को रणनीतियाँ बनाई गई थी, क्रियान्वयन करने के लिए जगह जगह पे नेतृत्वकारियों को नियुक्त किया गया था, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सरकार को डर था कि आंदोलन कहीं वास्तव में हमारी जड़ों को हिला न दे। सरकार ने जो है आंदोलन को दमन करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए कड़ी जो है कार्रवाई की। जो शीर्ष नेता थे, जो जहाँ जहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, किसी गोपनीय स्थान पे रख दिया गया, जिससे ये आंदोलन अपने आप क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इस तरह से सैकड़ों की संख्या में जगह जहाँ जहाँ पे आंदोलन चल रहे थे, सभी शीर्ष नेताओं को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और नज़रबंद भी किया गया कुछ लोगों को, यानी किसी गोपनीय स्थान पे रखा गया। तो इस तरह से लोगों को ऊपर जो है क्या किया गया, दंडात्मक कार्रवाई की गई। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने भरसक प्रयास किया। नेताओं को जेल में जाने के कारण यह आंदोलन क्या हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया। कहते हैं किसी आंदोलन की सफलता उसके नेता पे निर्भर करती है, उसके नेतृत्व पे निर्भर करती है। जब कोई आंदोलन का नेता ही गिरफ्तार हो जाएगा या वो रास्ते से हट जाएगा, वही आंदोलन के रास्ते से अलग हो जाएगा, तो ऐसे में वो आंदोलन क्या हो जाता है, सफल नहीं होता। तो यहाँ पे भी वही स्थिति उत्पन्न हुई। असहयोग आंदोलन जैसे हुआ तो वहाँ पे गांधी जी थी, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन है तो यहाँ पे भी क्या स्थिति बनी कि जो शीर्ष नेता थे, जो उच्च नेता थे, उन्हें क्या किया गया, उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे स्थिति में यहाँ आंदोलन क्या हो गया, नेतृत्व विहीन, बिना नेता के हो गया। और जब नेतृत्व विहीन हो जाएगा तो उसमें बहुत सारी खामियां हो जाती हैं। जैसे कहते हैं कि कोई नेतृत्वकारी है, उसके पीछे पूरे देश के लोग चल रहे हैं, वही संगठित कर रहा है, वही नेतृत्व प्रदान कर रहा है, वही कार्यक्रम निर्धारित करवा रहा है। कहने का मतलब है नेतृत्वकारी जो होता है उसका बड़ा योगदान होता है, बिना नेतृत्व के कोई कार्य संभव नहीं होता है, चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो, क्योंकि नेतृत्वकारी वो दिशा प्रदान करता है। और जब कोई दिशा प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं रहता तो कोई भी, चाहे आंदोलन हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, वो फिर उस अंधे की तरह हो जाता है, चल तो रहा है लेकिन उसे रास्ता नहीं पता। तो यही स्थिति यहाँ पे भी हुई। जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो ये आंदोलन क्या हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया, उस अंधे की तरह हो गया कि चल तो रहा है, कोई निश्चित रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में ये आंदोलन क्या हो गया, नेतृत्व विहीन के साथ साथ अराजक एवं हिंसक हो गया। नेतृत्वकारी होने के समय वो क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। जहाँ पे भी हिंसक होता है चेतावनी देता है, लोगों से अपील करता है, लोग उस बात को मानते भी हैं। लेकिन जब गांधी जी खुद ही गिरफ्तार हो गए तो ऐसी स्थिति में उनको, उस आंदोलन को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहा। ऐसे में जहाँ पे भी लोग उपद्रव करते थे, जैसे हिंसा भी करते थे, आग भी जला देते थे, राजनीति भी करना शुरू कर दिए। इस तरह से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, आंदोलन हिंसक हो गया। जहाँ जहाँ पे लोगों को लगता था वहाँ हिंसा भी करने लगे, आग भी जलाने लगे, दुकानों में चक्का जाम करने लगे। तो इस तरह से अहिंसात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई। कारण क्या था, जो शीर्ष नेता थे गिरफ्तार हो गए, गांधी जी जो मुख्य थे वो भी गिरफ्तार हो गए थे। और ऐसे विषम परिस्थितियों में आंदोलन नेतृत्वहीन, अराजक और हिंसक हो गया था, जो इसकी एक कमी थी। सरकार ने बल प्रयोग किया।
स्वाभाविक है कि जब कोई हिंसा होगी, अराजकता की स्थिति बनेगी, तो सरकार की जिम्मेदारी भी होती है वो उस पर कड़ी कार्रवाई करता है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति बनी। जब ये आंदोलन बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया, लोग बहुत ज़्यादा उपद्रव करने लगे, तो सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और दंडात्मक रूप से लोगों को जेल में भी डालना शुरू किया और इसका दमन करना प्रारंभ किया। जहाँ लगा गोलियाँ चलाने की आवश्यकता वहाँ गोलियाँ चलाने लगे, जहाँ पर लगा कि इसका दमन करना चाहिए वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। तो इस तरह से सरकार ने दमनकारी नीति का अपनाया। लास्ट में हम लोग पहुँचते हैं दमन की स्थिति में आगे चल के क्या होता है। यह आंदोलन असफल हो जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको समीक्षात्मक लिखेंगे बहुत सारी चीज़ों को। असफल तो हो जाता है, लेकिन यह आंदोलन जो है उसकी सरकार की जड़ों को हिला करके रख देता है। भले आंदोलन असफल हो गया, लेकिन लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाई। ये असफल तो नहीं हुआ कह सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रभाव डाला लोगों के मस्तिष्क पटल पे। फिर से सोचने के लिए विवश किया कि क्या अगर हम लोग अब नहीं एकजुट हुए तो फिर कभी नहीं होंगे। जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता 47 तक, तब तक लोगों जो है एक ऊर्जा इसने दिया। यानी ये आंदोलन असफल तो नहीं कर सकते इसे पूर्ण रूप से, यहीं से उसको एक आज़ादी के लिए एक धरातल का निर्माण होता है, लोग एकजुट होते हैं और सरकार के खिलाफ पूर्ण रूप से जो है अंग्रेज़ों को भगाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आगे चल के भारत देश क्या होता है, आज़ाद हो जाता है। तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन को हम पूर्ण रूप से क्या नहीं कह सकते कि यह एक आंदोलन असफल आंदोलन नहीं था, क्योंकि यही आगे चल कर के भारत को आज़ाद कराता है। ये एक पृष्ठभूमि तैयार कर देता है और लोग एकजुट होकर के आगे चल कर के देश को आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस विषय वस्तु में ही समाप्त करते हैं। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।